नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जिनका कभी यूपी के सियासी गलियारों में रसूख चलता था, जिनके नाम ने बड़े बड़े नेता खौफ खाते थे, जिनके दम से सूबे की सत्ता बदल जाती थी, ये वो चेहरे थे जिनके खिलाफ जितना ज्यादा केस हुए हैं वो उतना ही ताकतवर बन गए। यूपी में कभी बाहुबलियों का बोलबाला था और सत्ता की गलियारों से लेकर जेल की सलाखों तक इनका एक छत्र राज भी था। लेकिन मौजूदा यूपी सरकार के दौर में इन बाहुबलियों के बुरे दिन भी शुरू हो गए हैं। रंगदारी, लूट, उगाही से इन बाहुबलियों ने जो साम्राज्य खड़ा किया, आज वो खत्म हो रहा है। जरा यम की दुनिया के ये बेताज बादशाह आज खौफ में है। पुलिस अपराधियों को सड़कों पर ठोक रही है और जो बाहुबली हैं उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, धनंजय सिंह, सोनू मोनू, अतुल रॉय, अभय सिंह, बल्लू श्रीवास्तव और ये वो नाम है जिन पर यूपी पुलिस इस वक्त सुपर एक्शन मोड में है। पुलिस शहर शहर इन माफियाओं के साम्राज्य को खत्म करने में लगी है। लखनऊ में जहां मुख्तार अंसारी के डालीबाग में बने हुए 2 टावर गिरा दिए गए, वहीं मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ गाजीपुर में अब तक की गई कार्रवाई ने 39 करोड़ 80 लाख प्रॉपर्टी की रिकवरी भी की है। 53 असलहे का लाइसेंस निलंबित किया गया, 14 लाइसेंस का निरस्तीकरण किया गया है। मुख्तार अंसारी गैंग के 37 सदस्यों को चिन्हित भी किया गया। वहीं रंगदारी और उगाही से प्रयागराज में अतीक अहमद की बनाई 7 संपत्तियों को सील कर कुर्की करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ पुलिस का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी पुलिस के एक्शन की ये बानगी भर है। सीएम के सख्त आदेश के बाद पुलिस एक एक करके बाहुबलियों पर नकेल भी कस रही है। तो 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, मुख्तार गैंग पर एक्शन, अतीक अहमद पर यह शिकंजा, विजय मिश्रा पर यह कार्रवाई और चौथी तस्वीर तमाम ऐसे बाहुबलियों की लिस्ट भी अब कहा जा सकता है कि तैयार है। एक्शन मोड में यूपी पुलिस नजर आ रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से सख्त हैं। ट्वीट करके उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो लगातार एक्शन मोड में है यूपी पुलिस और तमाम बाहुबलियों का बल अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि तमाम जो संपत्तियां हैं उनकी कुर्क की जा रही है। अवैध संपत्तियों का जो एक बड़ा साम्राज्य इन लोगों ने खड़ा किया है, अब उस पर पीला पंजा भी चलाया जा रहा है। तो अपराधियों को सीएम योगी की भी 2 टूक लगातार सुनाई दे रही होगी। रंगदारों को अब क्या वाकई सजा मिल रही है? तो एक बड़ा नेटवर्क इन बाहुबलियों का अब एक एक करके खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें मुख्तार गैंग पर जिस तरीके से एक्शन लिया गया, अतीक अहमद की 7 संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया, विजय मिश्रा पर कार्रवाई देखने को मिली है और तमाम ऐसे बाहुबली हैं जिन पर नकेल कसी जा रही है। वहीं इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें, गाजीपुर में भी मुख्तार गैंग पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी, अब तक 39 करोड़ 80 लाख की प्रॉपर्टी रिकवर की गई है। 53 असलहे के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 लाइसेंस का निरस्तीकरण भी किया गया है। तो मुख्तार अंसारी गैंग के 37 सदस्य चिन्हित कर लिए गए हैं। 37 सदस्यों को चिन्हित किया गया है और गाजीपुर में मुख्तार गैंग पर यह बड़ा एक्शन। तो अब तक 39 करोड़ 80 लाख की प्रॉपर्टी भी रिकवर की है। 53 असलहे के लाइसेंस को भी निलंबित किया गया है और लगातार एक के बाद एक एक्शन दिखाई दे रहा है। यहां पर यूपी पुलिस का 14 लाइसेंस का निरस्तीकरण भी कर दिया गया। मुख्तार अंसारी गैंग के 37 सदस्य चिन्हित कर लिए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से विजय मिश्रा, गोरखपुर सुशील कुमार और संदीप तिवारी प्रयागराज से जुड़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन फ्रेम में वो है। पहले विजय मिश्रा को
तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोरखपुर से सुशील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही प्रयागराज से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ से हमारे साथ विजय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विजय, लगातार हम देख रहे हैं कि यूपी पुलिस का जो एक्शन मोड है वो नजर आ रहा है और बाहुबलियों का बल कम करते हुए यहाँ पर पुलिस नजर आ रही है। और एक्शन अगर हम देखें तो जिस तरीके से अवैध संपत्ति बनाई गई थी, एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया गया था, उसको धीरे धीरे ध्वस्त करती हुई पुलिस नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, अगर बात की जाए प्रीति योगी सरकार की, तो योगी सरकार ने जिस दिन शपथ ली थी उसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि जो भी माफिया हैं, जो भी अपराधी हैं, इन सभी को उत्तर प्रदेश या तो भागना पड़ेगा या तो सरेंडर कर देंगे। और स्पेशली अगर हम अवैध संपत्तियों के ऊपर एक्शन की बात कहें तो इसके लिए भी सरकार की तरफ से एक टीम बनाई गई थी कि अवैध संपत्तियों पर जिनका भी कब्जा है उसको छुड़ाने के लिए ये स्पेशल टीम काम करेगी। हालांकि जरूर है कि 3.5 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं, 1.5 साल बाद अब सरकार को चुनाव में जाना है, 2022 का विधानसभा चुनाव भी है। हालांकि इस बीच अगर कानून व्यवस्था की हम बात करें तो लगातार विपक्ष जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पर बड़े हमले किए हैं। हालांकि इस बीच कल से सरकार जो है वो एक्शन में दिख रही है। कल उन्होंने यहाँ पर लखनऊ में एक मुख्तार अंसारी की एक बड़ी संपत्ति को यहाँ पर ढहाया है, जो कि उनके बेटे के नाम में रजिस्टर्ड थी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि शत्रु संपत्ति थी जिसके ऊपर जांच हुई और जांच के बाद यहाँ पर एलडीए ने इस पूरे मसले पर कार्रवाई की है। हालांकि इलाहाबाद में भी अतीक अहमद की जो संपत्तियां थी उसके ऊपर भी सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर 3.5 साल बाद ये एक्शन क्यों? अगर सरकार इस पूरे मसले पर ईमानदार थी तो शुरू से ही इन सारे एक्शंस को होना चाहिए था, क्योंकि मुख्तार अंसारी योगी सरकार में माफिया नहीं बने हैं, इसके पहले ही माफिया के रूप में वो प्रख्यात हैं। अतीक अहमद कोई योगी सरकार के माफिया नहीं है, इनका नाम पहले से ही है, या विजय मिश्रा जिस पर भी एक्शन हो रहा है। हालांकि सिर्फ यही नाम नहीं है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। अभी हाल ही में उनके विधायक के जरिए एक विधायक के नाम से एक चिट्ठी भी फ्लैश हुई थी मीडिया के बीच में। हालांकि बाद में विधायक जो है इस पूरे मसले को लेकर के उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस तरह की कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी जिसमें उन्होंने तमाम नाम लिए थे, जिसमें ब्रजेश सिंह से लेकर के अभय सिंह और तमाम सोनू सिंह, मोनू सिंह, ऐसे तमाम सारे नाम थे। हालांकि अभी जो एक्शन हो रहे हैं वो माफिया विजय मिश्रा, माफिया अतीक अहमद, माफिया मुख्तार अंसारी, इन पर एक्शन शुरू हुआ है। विजय, बिल्कुल बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। संदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। संदीप, जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि सीएम योगी अब काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए भी कहा है कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे बाहुबलियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। अतीक अहमद की हम बात कर लेते हैं, तमाम ऐसे हम बाहुबलियों की अगर बात करें तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब लिस्ट तैयार है और नेटवर्क को अब तोड़ने की पूरी कोशिश यहां पर पुलिस करती हुई नजर आ रही है। इसमें उन तमाम उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों का नाम आया हुआ था और भूमाफिया जो थे और बाहुबल का जो उपयोग करते थे उसमें सामने अतीक अहमद उसमें जिसमें मुख्य थे प्रयागराज से, उनकी तमाम संपत्तियों को अब लगातार जब्तीकरण किया जा रहा है, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें तकरीबन 35 करोड़ से अधिक कीमत की संपत्ति अब तक उनकी जो है वो प्रशासन द्वारा जब्त की जा चुकी है। और आगे अभी तमाम ऐसी और संपत्तियां हैं अतीक अहमद की, उनके भाई अशरफ की और उनसे जुड़े जो तमाम उनके गुर्गे थे उनकी, जिन पे जो है जिला प्रशासन की नजर है और उनको चिन्हित कर रही है और जल्द ही उन सभी संपत्तियों को भी जब्तीकरण या कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सुशील भी लगातार गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। सुशील, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से बाहुबलियों पर एक्शन लिया जा रहा है, कहा जा सकता है सीधे तौर पर कि जो तमाम अब बाहुबली हैं उनमें कहीं ना कहीं जो डर है वो दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि तमाम डर के चलते ही अब सदस्यों का पता लग रहा है, उनकी गैंग का पता लग रहा है और कहीं ना कहीं अब ये जो नेटवर्क है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये तो होना ही था, आज नहीं कल ये तो होना था। इसलिए होना था क्योंकि जैसे कि हमारे साथी ने बताया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब सत्ता संभाले थे तभी उन्होंने कहा था कि सारे भूमाफिया या जितने भी क्रिमिनल के गैंग के लोग हैं ये लोग या तो जेल में रहेंगे या तो प्रदेश के बाहर रहेंगे। ऐसे में बढ़ते अपराध पे अंकुश लगाने के लिए और विपक्षियों के मुंह को बंद करने के लिए इस तरह की कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी और यही वजह है कि मुख्तार अंसारी से लेकर के अतीक अहमद से लेकर अफजल अंसारी से लेकर तमाम ऐसे जो बाहुबली हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
पूरे प्रदेश की अगर बता दूं तो तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो है चपत लगाई गई है और तकरीबन 41 करोड़ की अवैध सालाना कमाई इनकी बंद हुई है। और कहीं ना कहीं केवल गाजीपुर और मऊ के आसपास की अगर बात करें तो तकरीबन 37 से ऊपर जो है इनके जो सहयोगी हैं या जो इनके रिश्तेदार हैं उनके लाइसेंस को जब्त किया गया है, उनके शस्त्र को निरस्त किया गया है। और पूरे अगर प्रदेश की बात करें तो इनके सहयोगी और परिजनों की मिलाकर के तकरीबन 72 जो ऐसे हैं शस्त्र लाइसेंस को जो है निरस्त और निलंबित किया गया है। और साथ ही जो है अभी तकरीबन 96 जो इनके ऐसे सदस्य हैं गैंग के जिनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन पे 75 पे गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है और जो है 12 को जिला बदर कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से आपको बता दूं कि ये बड़ी कार्रवाई है और ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदेश में अपराध बढ़ रहे थे, प्रदेश में भूमाफियाओं का या तमाम माफियाओं का जो एक गैंग पूरा सक्रिय हो गया था, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए इस तरह की कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी। और निश्चित रूप से इस कार्रवाई से, इतनी बड़ी कार्रवाई से आने वाले समय में कुछ हद तक लगाम ज़रूर लगेगा, क्योंकि जब इतने मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी और इतने बड़े बड़े नाम वालों के खिलाफ जब कार्रवाई पुलिस कर रही है तो निश्चित रूप से इसके निचले स्तर के जितने भी गैंग हैं वो कुछ दिनों तक शांत जरूर बैठेंगे। जी बिल्कुल सुशील, आप हमारे साथ बने रहिएगा। विजय, जिस तरीके से अगर हम देखें तमाम जो एक्शन है वो लिए जा रहे हैं, लेकिन यूपी में इसकी लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है कहीं ना कहीं। कुछ लोग सत्ता में है, कुछ लोग सत्ता से बाहर है, तो कैसे निपटेगी सरकार इससे? देखिए यही बहुत बड़ा चैलेंज होगा योगी सरकार के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सरकार की तरफ की जो आगे की कार्रवाई है उसका सब इंतजार कर रहे हैं। जाहिर है इससे पहले अगर विकास दुबे की हम बात कर ले, एक बड़ा अपराधी था, मारा गया, विजय मिश्रा के ऊपर कार्रवाई हुई, इसके बाद मुख्तार और अतीक पर कार्रवाई। अब इंतजार है कि आगे की लिस्टों पर सरकार कब कार्रवाई करेगी। 1.5 साल चुनाव रह गए हैं और लिस्ट बड़ी लंबी है, और ऐसे में उन सब लिस्टों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई का इंतजार सभी को रहेगा। बिल्कुल विजय, आप हमारे साथ बने रहेगा। और सुशील, आपसे सवाल ये होगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाहुबलियों पर एक्शन लिया जा रहा है और इसका जिक्र विजय ने भी अभी किया है, आपने सुना होगा, विजय ने भी सीधे तौर पर यही कहा कि ऐसा तो नहीं कि बाहुबली अभी अचानक से पैदा हुए हो, पहले भी योगी सरकार से पहले भी कहीं ना कहीं इनका वर्चस्व था, इनका साम्राज्य था। लेकिन क्या वाकई ये एक्शन पहले लेने की जरूरत थी? ऊपर का वक्त हो चुका है और निश्चित रूप से और ये 4 साल के आसपास होने जा रहा है। और ऐसे में जो कार्रवाई शायद 3 साल पहले होना चाहिए था वो कार्रवाई अब हो रहा है। और यही वजह है कि इस कार्रवाई में जब देरी हुई तो लगातार प्रदेश में जो क्राइम का लेवल था वो बहुत बढ़ गया और विपक्षी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। तमाम, चाहे हत्या की बात हो, लूट की बात हो, बलात्कार की बात हो, तमाम इस तरह के जो अपराध है वो बढ़ते चले गए। और निश्चित रूप से यही वजह है कि सरकारी जमीन हो या तमाम अन्य लोगों की जमीन हो, जमीनों पे कब्जा करने की जो रेशियो है उसमें इस कदर बढ़ोतरी हुई है कि हर जिले में आप देखेंगे कि कप्तानों के दफ्तरों पे लगातार लाइन लगी रहती है कि फलाने ने हमारी जमीन कब्जा कर ली, या जमीन को लेकर के हत्याएं हो गई, जमीन को लेकर के लाठी चल गए, डंडे चल गए और पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई शायद अगर पहले हुई रहती तो जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आते ही मंच से अनाउंस किया था कि जितने भी भूमाफिया हैं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएं, या तो फिर उनकी जगह जेल होगी, या तो फिर सीधे ऊपर होगा। लेकिन शायद उनके आदेशों का जो लोकल प्रशासन है उसने पालन नहीं किया। यही वजह है कि क्राइम लगातार बढ़ता चला गया और अब खुद मुख्यमंत्री को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। उन्होंने सख्त निर्देश दिया और कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से एक पूरी बैठक बना के एक रूपरेखा तैयार की और उसके बाद से जा करके ये सोई प्रशासन जो है जगती है और लगातार कार्रवाई का दौर शुरू कर देती है। और जो कार्रवाई आज हुई है इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े बाहुबलियों के ऊपर, वो कार्रवाई अगर पहले हुई होती तो निश्चित रूप से बहुत हद तक इस क्राइम लेवल को रोका जा सकता था और तमाम जो पनपने वाले जो क्राइम हैं वो उन क्राइमों पे लगाम लग सकता था। और तमाम जो ऐसे और चाहे विजय मिश्रा की बात हो या फिर अतीक अहमद की बात हो, अफजल अंसारी की बात हो, इनसे लगाए तमाम ऐसे जो गैंग हैं वो जो सक्रिय हुए थे वो शायद सक्रिय न हो पाते। क्योंकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, जब उन्होंने अनाउंस किया था, उन्होंने मंच से ये घोषणा की थी, तो बहुत हद तक आपने देखा होगा कि 1.5 साल तक क्राइम का ग्राफ बहुत कम था, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही साल दर साल बीतता चला गया, कार्रवाई नहीं हुई, इनका मनोबल बढ़ा और उसके बाद से क्राइम ग्राफ बढ़ता चला गया है, तब जा करके फिर ये कार्रवाई हुई है और अब जाके आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा।
संदीप, बिल्कुल, और लगातार विपक्ष इसको लेकर भी सवाल उठाता रहा है। विपक्ष का सीधे तौर पर ये कह रहा है कि क्राइम जो है कहीं ना कहीं उसका ग्राफ बढ़ा है। ऐसे में यूपी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। तमाम ऐसे बाहुबली हैं जिन पर एक्शन लिया जा रहा है और वाकई सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सख्त दिखाई दे रहे हैं, उनके आदेश हम देख रहे हैं लगातार वो जारी कर रहे हैं और सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज उनके लिए है, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। कैसे निपटेगी सरकार? देखिए, अगर हम क्राइम की ग्राफ की बात करें तो हकीकत यही है कि क्राइम का ग्राफ लगातार इस वक्त प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। माफियाओं पे कार्रवाई जरूर हो रही है, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा और सुशील जी ने भी कहा कि विलंब से कार्रवाई शुरू हुई। अब जैसे विजय कह रहे हैं कि 1.5 साल चुनाव को बचे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए भी जो है वो अब एक्शन में आए हैं। तो अब यही अतीक अहमद जिनके ऊपर आज कार्रवाई हो रही है, ये जिन संपत्तियों पर इनकी कार्रवाई, ऐसा नहीं है कि ये संपत्तियां अचानक से पता चली कि ये अवैध है और इनको जब्तीकरण होनी चाहिए या इनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होनी चाहिए। शुरुआती दौर से समाजवादी पार्टी में जब वर्चस्व हुआ करता था अतीक अहमद का, ये संपत्तियां उसके पहले से बनाई गई थी और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तब भी ये संपत्तियां अतीक अहमद की ही मानी जाती थी। लेकिन अब अचानक जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, उसका फायदा तो कहीं ना कहीं जरूर दिख रहा है और लोगों में इस बात की उम्मीद जग रही है कि अब जो योगी सरकार एक्शन में आई है वो आने वाले भविष्य में जो है वो माफियाओं के खिलाफ सख्त रहेगी और इसी तरीके की कार्रवाई होगी। लेकिन अगर ये कार्रवाई पहले से शुरू हुई होती तो जो छोटे माफिया बन गए, जो अन्य जो इस तरीके के लोग दल बनाकर इस कार्य में आ गए और उनकी संलिप्तता शुरू हुई, शायद उनमें एक भय उत्पन्न हो जाता और वो बड़े माफिया के रूप में आगे ना आ पाते। बिल्कुल संदीप। विजय, आपसे जानने की कोशिश करूंगी, तमाम ऐसे अपराधी हैं जिन पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज है, कईयों को सजा भी मिली है, कई सजा से मुक्त भी हो गए हैं और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो विपक्ष भी इसको लगातार कहता है कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी बड़ी खामी है जिसकी वजह से इन अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। लेकिन इस बार अगर अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, शिकंजा कसा जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उस मुकाम तक ही पूरी कार्रवाई पहुंच पाएगी? देखिए, यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो जरूर शुरू हो गई है। मुकाम तक यहाँ पर सरकार कार्रवाई को ले जाती है या फिर अभी सिर्फ इन सब चीजों को सर्च करके ही छोड़ दिया जाता है या फिर चर्चा में ला करके छोड़ दिया जाता है, ये सरकार की कार्रवाई पर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब चुनाव के 1.5 साल बचे हुए हैं तो ऐसे में सरकार का एक्शन अचानक क्यों सरकार को याद आता है कि कोई मुख्तार अंसारी भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कोई अतीक अहमद भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, कोई विजय मिश्रा भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। विकास दुबे की घटना तो जाहिर सी बात है कि काफी ज्यादा निंदनीय घटना थी जिस पर सरकार का एक्शन की सभी ने तारीफ भी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये एक्शन अब क्यों? पहले से ही अगर ये एक्शन रहता तो मुझे लगता है कि विकास दुबे जैसे गैंगस्टर तैयार ना होने पाते, ना उनकी इतनी हिम्मत होती कि पुलिस टीम के ऊपर हमला करते। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के अंदर ही बहुत कमियां रही जिसकी वजह से विकास दुबे जैसे गैंगस्टर ने पुलिस के ऊपर हमला किया और उसी की भरपाई यहां पर सरकार करती हुई अब नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं इन माफियाओं के ऊपर अब दबाव सरकार का बने, सरकार जो है वो अपराधियों के अंदर डर पैदा करे कि कम से कम पुलिस पर गोली ना चलाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार को अचानक ये बात याद आई है। सरकार अपनी छवि सुधारने में लगी हुई है। सरकार यहां पर ऑपरेशन क्लीन की बात बहुत पहले करती थी। जब सरकार यहां पर आई थी उस समय भी बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए थे, लेकिन वो इनकाउंटर्स ऐसे थे जिनका नाम कोई नहीं जानता था। कोई 10,000 इनामी था, कोई 20,000 इनामी था, कोई 5,000 इनामी था। ऐसे लोगों को इनकाउंटर किया गया था। तो जाहिर है कि यहां पर अभी उन बड़े नामों में से किसी भी ऐसे नाम का इनकाउंटर सरकार की तरफ से नहीं हुआ है जिन पर यहां पर कार्रवाई हुई है। जाहिर है, चाहे मुख्तार की बात कर ले, अतीक की बात कर ले, ब्रजेश सिंह की बात कर ले, अभय सिंह की बात कर ले, विजय मिश्रा की बात कर ले, ऐसे करीब 50 नाम ऐसे हैं जिन पर सरकार को अब तक एक्शन लेना चाहिए था। मुझे लगता है कि जनता भी उन्हें सिर्फ इसलिए लेकर के आई थी कि समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था यहां जीरो हो चुकी थी और सरकार ने जीरो टॉलरेंस की बात कही थी। लेकिन हालात जस के तस, ढाक के वही 3 पात। सरकार अब अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसकी भी तारीफ मैं करूंगा कि चलिए छवि सुधारने के लिए, लेकिन कम से कम अपराधियों के लिए यहां डर तो पैदा हो रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की छवि
छवि इस समय ऐसी बनी हुई है कि ना तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ना यहाँ की जनता पुलिस पर विश्वास कर पा रही है और न ही सरकार के ऊपर विश्वास कर पा रही है। मुझे लगता है कि सरकार को इस कार्रवाई को लगातार करना चाहिए। जो भी बड़े चेहरे माफियाज हैं उनको लगातार उनके चेहरे बेनकाब करने चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर पुलिस की गोलियां चलनी चाहिए, उनकी सारी संपत्तियां कुर्क होनी चाहिए। मुझे लगता है कि साल भर सरकार के पास है और सरकार अगर लगातार एक्शन करती रही तो मुझे लगता है कि सरकार की छवि एक बार फिर से सुधरेगी और जनता एक बार फिर से ऊपर विश्वास विजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। काशी से हमारे संवाददाता संतोष ओझा भी हमारे साथ जुड़ चुके। संतोष, अगर बात की जाए पूर्वांचल जो है बाहुबलियों की जन्मभूमि कहे, कर्मभूमि कहे, और वहीं से हम देखते हैं कि जो एक बड़ा साम्राज्य है पूर्वांचल से अब उत्तर प्रदेश तक फैल चुका है। क्या लगता है आपको कि वाकई ये जो एक्शन लिया जा रहा है वो पूर्वांचल तक ही सीमित रहेगा या फिर आगे भी बढ़ेगा? देखिए प्रीति, हम आपके बात को आगे बढ़ाएं यदि तो कर्मभूमि भी के साथ साथ ये रंगभूमि भी रहा है। और पूर्वांचल सही मायने में यदि देखा जाए तो यहाँ की जमीन की कुछ खासियत रही है, चाहे वो रेलवे का टेंडर हो या फिर काला कोयले का बाजार हो या फिर खनन से जुड़ा हुआ मामला हो, ये सब पूर्वांचल के लोगों ने न केवल उसमें गुंडाई की बल्कि अचूक संपत्ति कमाई। अब रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई में निश्चित तौर पर सरकार ने जो कदम उठाया है, चाहे वो कुर्की का हो, चाहे फिर शत्रु संपत्ति घोषित करके उस संपत्ति को सरकारी जद में लेने की बातें हो, निश्चित तौर पर लोगों द्वारा ये सराहा जा रहा है। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि निश्चित तौर पे अभी बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जिनका ताल्लुकात पूर्वांचल से है। खास करके बनारस में यदि बड़ा नाम लिया जाए तो ब्रजेश सिंह हो गए, विनीत सिंह हो गए, जिनके ऊपर कार्रवाई अभी नहीं हुई है। लोगों को ये उम्मीद है या ये लोग कह रहे हैं कि अपनी पार्टियों के लोगों के ऊपर भी इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, तब जाके इन माफियाओं के कमर पे चोट होगा और ये अपने आप को संभालने के लिए अपराध जैसी दुनिया से निकल भागेंगे। जी प्रीति। बिल्कुल संदीप, आपसे जानने की कोशिश करूंगी। लगातार सिस्टम की खामी की बात कही जाती है, बाहुबलियों पर एक्शन की बात अभी हम देख रहे हैं कि लगातार हो रही है, कार्रवाई सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सीधे तौर पर कहा जाए तो सिस्टम की खामी को ही विपक्ष मुद्दा बनाता है और उसी को भुनाने की कोशिश करता है। ऐसे में यूपी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पर कि वो अब इस एक्शन को मुद्दा ना बनने दे। जी बिल्कुल, सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपको एक घटना यहाँ प्रयागराज की बता दें कि यहाँ पर रेलवे की एक बहुत बड़ी भूमि थी जिसको तमाम सरकारी अधिकारियों और भू विभाग जो है उससे मिलकर यहाँ के भू माफियाओं ने उसको अपने नाम करवा दिया और उसमें प्लॉटिंग तक शुरू कर दी थी। बाद में जब उस पर जांच हुई तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी जो नौकरशाह है उनकी संलिप्तता इन भूमाफियाओं के साथ और इन अपराधियों के साथ कहीं ना कहीं हमेशा देखी जाती है। इन पर भी अंकुश लगाने की बहुत आवश्यकता है। जिस तरीके से हम विजय मिश्रा की बात करने की, यही विजय मिश्रा जब समाजवादी पार्टी में थे तो इनका एक वर्चस्व हुआ करता था। जब सत्ता बदली और इनको समाजवादी पार्टी से दरकिनार किया गया तो इन्होंने पूरी कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी के करीब जाने की, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के करीब नहीं जा पाए और आज इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आज भी सत्ता पक्ष के और तमाम ऐसे नौकरशाहों की संरक्षण में हैं, जो माफिया हैं, तमाम जमीनों पर वो कब्जा कर रहे हैं, तमाम तरह की उनकी तरफ से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। इस पर जब तक अंकुश नहीं लगाया जाएगा, जब तक इसमें कोई जो है बड़ा प्रभाव नहीं दिखेगा, तब तक शायद जो ये माफियाओं का साम्राज्य है, ये जो मकड़जाल है, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाएगा और इसी तरीके से माफिया जो है वो आते रहेंगे और उनका आतंक इसी तरीके, उनका वर्चस्व जो है इसी तरीके से कहीं ना कहीं दिखता रहेगा। फिलहाल जिस तरीके से एक्शन सरकार कर रही है, अगर लगातार यही एक्शन होता रहा और ये जितने भी बड़े माफिया हैं इनके साथ अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, इनके साथ तमाम अन्य जो बड़े नाम हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई थी, अगर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है तो पूरी यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि जनता में इस बात का विश्वास होगा कि हाँ, अब आने वाले समय में प्रदेश में माफियाओं की बुरी हालत हो जाएगी, उनकी सामत आने वाली है। बिल्कुल संदीप, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विजय, आपका भी शुक्रिया और संतोष, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार एक्शन दिखाई दे रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की भी दो टूक सीधे तौर पर हम देख पा रहे हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि सख्ती से अब कार्रवाई की जाएगी इन बाहुबलियों पर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें
फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join number 1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड टाटा स्काई के चैनल नंबर 550 पर उपलब्ध है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड फ्री डिश के चैनल नंबर 102 पर उपलब्ध है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एयरटेल के चैनल नंबर 345 पर उपलब्ध है। हर तरफ सुनाई देता है बस हाहाकार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर रात 9:30 बजे। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड टाटा स्काई के चैनल नंबर 550 पर उपलब्ध है। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बीजेपी विधायक प्रणव चैंपियन के खिलाफ आपका हल्ला बोल। बीजेपी में कुंवर प्रणव चैंपियन की वापसी को लेकर किया विरोध। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। देहरादून में जेईई और नीट की परीक्षा का विरोध जारी। परीक्षा निरस्त कराने की मांग को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह क्षेत्र में सतपुतली सरकारी दफ्तर में बीएसएनएल का नेटवर्क गायब। सतपुली इलाके के लोग हो रहे हैं परेशान। दफ्तरों से रोजाना खाली हाथ लौट रहे हैं लोग। चमोली में भारी भूस्खलन, पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरा। पुरसाड़ी में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, लामबगड़ और भनेर पानी मार्ग हुआ बंद। जेईई नीट परीक्षाओं पर अखिलेश यादव का ट्वीट। अखिलेश यादव ने कहा कि जेईई नीट परीक्षा करवाने पर अड़ी भाजपा, उसने मानव संसाधन मंत्रालय का नाम क्यों बदला। मुख्तार अंसारी और उसके 2 बेटों के खिलाफ एफआईआर। हजरतगंज कोतवाली में दर्ज की गई है एफआईआर। लेखपाल जिया मऊ सुरजन लाल ने दर्ज कराई है एफआईआर। डाली बाग स्थित निष्क्रांत संपत्ति पर कब्जे का है आरोप। यूपी में बाहुबलियों पर एक्शन में तैयारी में योगी सरकार। अपराध के जरिए बनाई अवैध संपत्ति पर होगा एक्शन। अवैध वसूली रंगदारी के जरिए बनाई गई संपत्ति पर भी होगा एक्शन। ब्रजेश सिंह, विनेश सिंह, धनंजय सिंह पर होगी कार्रवाई। सोनू मोनू, अतुल राय, अभय सिंह, बबलू श्रीवास्तव पर भी एक्शन होगा। गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन और विधायक राधा मोहन आए आमने सामने। रवि किशन ने एमएलए राधा मोहन पर साधा निशाना। सरकार पर जातिगत राजनीति आरोप लगाना है शर्मनाक। रवि किशन ने कहा कि अगर गुस्सा आता है तो इस्तीफा दे दें। अनुशासनहीनता पर बीजेपी ने जारी किया है नोटिस।
उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। अंबेडकर नगर के अहिरौली थाना इलाके में दबंगों ने युवक को मारी गोली। जमीन विवाद को लेकर गोली मारी गई। घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। नसीम नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में रामापुर चौकी इंचार्ज और सिपाही जख्मी हो गए। जौनपुर के जाफराबाद थाने के गोपीपुर गांव में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 8 लोग हुए जख्मी। लखनऊ एयरपोर्ट पर चला बड़ा हादसा। एयरपोर्ट रनवे के पास बस में लगी भीषण आग। विमान के पास खड़ी थी बस। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत में वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस की गुंडई सामने आई है। बाइक रोकने के लिए महिला की खींची साड़ी रोड पर गिर गई। महिला हुई घायल। अस्पताल भिजवाने के बजाय छोड़कर भागी पुलिस। ईदगाह रेलवे क्रॉसिंग के पास की घटना। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ किया हंगामा। लोगों ने हंगामा कर रोड पर लगाया जाम लगने वालों पर पुलिस ने की एफआईआर। मथुरा के थाना कोतवाली वृंदावन इलाके में खड़े ट्रक में जा घुसी डबल डेकर बस। गुरुग्राम से दरभंगा बिहार जा रही थी बस। डबल डेकर बस में सवार थे 60 से ज्यादा लोग। 2 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा जख्मी। लखनऊ में पुलिस ने पीएफआई पर कसा शिकंजा। पीएफआई का लीगल इंचार्ज मोहम्मद दिलशाद गिरफ्तार। कृष्णा नगर इलाके से की मोहम्मद दिलशाद की गिरफ्तारी। व्हाट्सएप ट्विटर से कर रहा था भड़काऊ टिप्पणी। मुरादाबाद में 6वीं मंजिल से गिरकर कोरोना मरीज की मौत। कोविड-19 अस्पताल टीएमयू में भर्ती था मरीज। 42 साल के कोरोना पॉजिटिव राजेश का चल रहा था इलाज। सिविल लाइंस थाना के रामगंगा बिहार का रहने वाला है। मुरादाबाद से मिला कोरोना मरीज। लखनऊ में नाबालिग गुमशुदा लड़की बरामद की गई है। अलीगंज पुलिस ने लड़की को सकुशल बरामद किया है। श्रीराम औद्योगिक अनाथालय से लापता हुई थी लड़की। अनाथालय की लापरवाहियों पर डीसीपी ने चिताया था। गाजियाबाद के पौष इलाके में रोड पर शराब पीने से युवकों को मना किया गया तो युवक हंगामे पर आमदा हो गए। मामला राजनगर के आरडीसी मार्केट का बताया जा रहा है। रोड पर लग्जरी गाड़ी खड़ी करके कुछ लड़के शराब पी रहे थे। मौके पर कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे, युवकों को टोका, लेकिन इतने में एक युवक ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। युवक सीना जोरी पर उतर आया। उसने कहा कि शराब पी रहे हैं, कोई चोरी नहीं की। हरदोई में मल्लावा कोतवाली के मन्नापुरवा गांव में 2 पक्षों में हुए झगड़े के बाद 112 डायल पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर कोतवाली में रखा। सुबह मौका मिलते ही उस युवक ने किसी धारदार चीज से अपना गला काट लिया। गले पर 2 बड़े घाव हैं। पुलिस ने आनन फानन में सीएससी मल्लावा में इलाज कराया। उसके बाद हरदोई लाया गया, लेकिन हरदोई में डॉक्टर्स के अनुसार युवक की हालत गंभीर थी। उसे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। गाजियाबाद में महिला का मौत से पहले लाइव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में महिला अपनी आप बीती बता रही है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के अकबरपुर बहरामपुर का है। इस महिला ने छत से लटककर सुसाइड कर लिया। दरअसल चांदनी नाम की इस महिला ने मरने से पहले एक वीडियो साझा किया जिसमें उसने कहा कि उसके पति और ससुराल वाले उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं। महिला से मारपीट की जाती है। चांदनी ने कहा कि वो मरना नहीं चाहती, लेकिन उसे मरने पर मजबूर किया गया है। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवपुरिका में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां महिला सिपाही के पति की सिपाही के परिजनों ने धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार किया।
घटना के कुछ ही घंटों के बाद आरोपी मामा भी गिरफ्तार किया गया। घटना की सूचना पर फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। एसपी मामले की जांच में जुटे हैं। महिला सिपाही ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। जौनपुर के मड़ियाहू में जमालिया गांव में बारिश की वजह से गिरा कच्चा मकान, 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मलबे में दबने की खबर। ग्रामीणों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। 2 की हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। और चमोली में भारी भूस्खलन, पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरा। कुरसाड़ी में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ। लामबगड़ और भनेर पानी मार्ग भी बंद हो गया है। चट्टान गिरते रहने से हाईवे खुलने का काम प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी गाजियाबाद से मिल रही है, जहां पर निगम की भारी लापरवाही जान पर भारी पड़ गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजियाबाद से निगम की लापरवाही मुसीबत का सबब बनी है और जल भराव में एक बच्चे के डूबने की खबर सामने आ रही है। तो गाजियाबाद निगम की लापरवाही की वजह से एक बच्चे के डूबने की जानकारी मिल रही है। विजयनगर के गौशाला अंडरपास में जल भरा हुआ है और उसमें एक बच्चे के डूबने की जानकारी सामने आई है। पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लें अपनी स्क्रीन पर। ये अंडरपास है और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पानी है वो भरा हुआ है और ये जान पर भारी पड़ रहा है। विजयनगर के गौशाला अंडरपास की तस्वीरें जो कि इस हालत को बयां कर रही हैं कि जो निगम की लापरवाही है वो किस हद तक है। बारिश से पहले निगम की तरफ से तमाम दावे होते हैं और हर साल ये दावे होते हैं, लेकिन अंडरपास किसी तालाब, किसी स्विमिंग पूल से कम नजर नहीं आ रहा। और इसमें अब जानकारी ये कि एक बच्चा डूब गया है, उसकी तलाश फिलहाल की जा रही है और अभी तक इस बच्चे का कोई अता पता नहीं लग सका है। और विजयनगर के गौशाला अंडरपास में जल भराव की तस्वीरें और मुसीबत का सबब कैसे ये आम लोगों के लिए बनी हुई हैं, उसकी जीती जागती बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जल भराव कितना हो रखा है यहाँ पर, उस वजह से एक बच्चे के डूबने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि अब लगातार पुलिस के द्वारा ये कोशिश की जा रही है बच्चे के रेस्क्यू की। और विजयनगर के गौशाला अंडरपास की तस्वीरें वाकई में बेहद हैरान कर देने वाली हैं। जतिन गोस्वामी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। जतिन, बताएं क्या कुछ ये पूरा मामला? देखिए, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। ये जो गौशाला अंडरपास है, यहाँ पर हर बारिश में पानी भर जाता है। पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और हर बार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जल भराव के बीच नहाने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ हुआ, 2 बच्चे इसी तरह से नहाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही दोनों डूबने लगे, एक को तो बचा लिया गया, लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो इस जल भराव में डूब गया है। इतना गहरा यहाँ पर जल भराव हो जाता है कि यहाँ कोई व्यस्त व्यक्ति भी आसानी से डूब सकता है। अब प्रशासन, नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची है, पुलिस की टीम मौके पर है। नगर निगम ने पंप लगाए हैं, बच्चे की तलाश की जा रही है। सूचना ये है कि एनडीआरएफ को भी सूचना दी गई है। निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि यहाँ वक्त रहते अगर इस तरह से निकासी, पानी की निकासी के इंतजाम पहले से कर ली गए होते तो इस तरह का हादसा नहीं होता। जी लेकिन जतिन ये बताएं, चूंकि आप बता रहे हैं और हर साल इसी तरीके की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनती है, तो पहला सवाल तो ये बनता है कि जब हर साल ऐसी स्थिति होती तो निकासी की जो व्यवस्था है वो क्यों नहीं? और अब जिस पंपिंग सेट से पानी निकाल करके जलभराव को हटाने की कोशिश ताकि रेस्क्यू हो सके, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ जतिन? बिल्कुल, देखिए ये पूरी लापरवाही है और हर साल की नहीं, हर बारिश में ऐसा होता है। तो निश्चित है एक साल में कई बार यहाँ पर जलभराव हो जाता है और वो भी काफी गहरा जलभराव हो जाता है। पहले भी अभी हाल ही में हमने इस अंडरपास की तस्वीरें दिखाई थी, यहाँ पर बच्चे नहाने की कोशिश कर रहे थे। जो तस्वीर आप देखेंगे उसमें साफ तौर पर नजर आएगा कि काफी गहरा पानी भरा हुआ है और निश्चित है अंडरपास है, ऊपर से जो ट्रेन है वो गुजरती है, तो अगर इसकी दीवार कमजोर होगी तो फ्यूचर में कोई और बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। तो इस पर पहले से ध्यान देना चाहिए और अब भी अगर ध्यान नहीं दिया तो और बड़ा हादसा हो सकता है। और पहले ही लोग कह रहे थे कि शायद प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। अब एक मासूम डूब गया है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि प्राथमिकता उसे बाहर निकालने की है। जी लेकिन जतिन ये बताएं कि अब जो बच्चा डूबा हुआ है उसको लेकर के जो रेस्क्यू चल रहा था वो कहां तक पहुंचा है और क्या कुछ कहा जा रहा है रेस्क्यू की टीम की तरफ से, इस विषय में कोई जानकारी? देखिए, क्योंकि बारिश भी ऊपर से हो रही है तो रेस्क्यू में थोड़ी बहुत मुश्किल आ रही है। अब पंप लगाया गया है और पंप से जब पानी पूरी तरह से बाहर निकलेगा तब बच्चा बाहर निकल पाएगा और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अनहोनी की आशंका साफ तौर पर है। सभी दुआ कर रहे हैं कि बच्चा जो है बाहर निकल जाए और सकुशल बाहर निकल जाए, लेकिन उसके आसार आप समझ सकते हैं कि काफी
कम है। तो कुल मिलाकर एक लापरवाही है जिसकी वजह से एक मासूम की जान खतरे में है। अब देखना ही होगा कि कितनी देर में ये जो पूरा रेस्क्यू है वो हो जाता है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर उजागर हो रही है। कुछ लोगों ने उस समय की तस्वीर भी खींची जो हमारे पास है, उस तस्वीर में भी बच्चे को डूबते हुए देखा जा सकता है। अब लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए जरूर कोई ना कोई बयान आएगा, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक भयंकर जो लापरवाही है उसकी वजह से यह हादसा हुआ है। जी बिल्कुल जतिन, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार तस्वीरें फिर से अपने दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें वाकई में बहुत परेशान करने वाली भी हैं और हैरान करने वाली भी हैं, और साथ ही साथ ये सवाल भी हैं कि आखिर जब हर साल और साल दर साल या हर बारिश में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर इसके इंतजामात पहले से क्यों नहीं होते हैं, और क्या इसी हादसे का इंतजार निगम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा था। जो हादसा अब सामने आया है, क्योंकि 2 बच्चों के इसमें डूबने की जानकारी थी, जिसमें एक का तो रेस्क्यू किया गया, लेकिन अब एक की तलाश अभी भी चल रही है यहाँ पर, और जो टीम है वो रेस्क्यू की मौके पर मौजूद है। पंपिंग सेट लगाए गए हैं, यहाँ से पानी निकालने का काम चल रहा है ताकि अब बच्चे को निकाला जा सके। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही हैं कि जो निगम है वो किस कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, क्योंकि हर साल और बारिश में जब भी बारिश होती है तब यहाँ पर अंडरपास में ऐसे ही पानी भरता है। बच्चे वयस्क तक के डूबने की जो स्थिति है वो यहाँ पर बन जाती है। इतना ज्यादा जल भराव यहाँ पर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर निकासी की कोई व्यवस्था का ना होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त ये बच्चा शायद यहाँ पर डूबा, और वो तस्वीर वहां पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा निकाली गई, और वो तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। कुल 2 बच्चे बताया जा रहा था जो कि यहाँ पर नहाने पहुंच गए, और उसके बाद उनमें से दोनों ही डूबने लगे, जिनमें से एक को तो किसी प्रकार से बचा लिया गया, लेकिन दूसरे की अभी तक जो जानकारी है वो स्पष्ट तौर पर नहीं मिल सकी है। उसको ही रेस्क्यू करने के लिए जो राहत और बचाव का काम है वो लगातार चल रहा है। जतिन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। जतिन, क्योंकि लापरवाही तो अब साफ तौर पे समझ में आ रही है, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से कोई इस पर औपचारिक रूप से कोई बयान दिया गया कि भाई कैसे यहाँ पर ये जो जलभराव है इतना हुआ और क्यों निकासी की व्यवस्था अब तक नहीं? देखिए, बयान हर बार दिया जाता है, हालांकि आज नहीं दिया गया। आज सिर्फ ये कहा गया है कि प्राथमिकता बच्चे को निकालने की है, लेकिन वो बयान जो है वो निश्चित तौर पर खोखला हर बार साबित होता है, और उसी खोखलेपन की वजह से ये नतीजा है जो आपके सामने है। और तस्वीरें आपको निश्चित तौर पर हम सबको हैरान कर रही हैं कि किस तरह से जो जलभराव है वो भयंकर रूप से हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया। ये हादसा निश्चित तौर पर होना ही था, और आगे भी ऐसा कोई बड़ा हादसा हो सकता है अगर वो कुंभकर्णी नींद नहीं खुली, जिसके लिए आप भी अभी कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जिसका खामियाजा जो है आसपास के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और इतना गहरा ये पानी है, मैं बार बार बता दूं, इतना गहरा ये पानी है, ना सिर्फ बच्चा, यहाँ कोई व्यस्त व्यक्ति भी आसानी से डूब सकता है। जी चलिए जतिन, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हैरान करने वाली और परेशान करने वाली, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो सिस्टम की लापरवाही है वो कब सुधरेगी। और चलिए अब रुख उत्तराखंड की खबरों का कर लेते हैं। बड़ी जानकारी है उत्तराखंड से। अनूप कुमार डिमरी को सीएमओ देहरादून बनाया गया है, और बीसी रमौला को वापस गांधी शताब्दी अस्पताल भेज दिया गया है। बीसी रमौला को प्रमुख परामर्शदाता की जिम्मेदारी मिली है। पिछले दिनों हुए विवाद से जोड़ करके इसको देखा जा रहा है, और इस वजह से शायद उनका तबादला हुआ है। ये जो जानकारी फिलहाल मिली है, फिजिशियन NS बिस्ट से रमौला का विवाद हुआ था, और उसके बाद उनको हटा दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया है। जो जानकारी फिलहाल इस तबादले के पीछे की वजह के तौर पर सामने आई है, और MS बिस्ट जो कि फिजिशियन है, उनके साथ विवाद के बाद बताया जा रहा है कि उनको तबादला उनका किया गया। अनूप कुमार को डिमरी का सीएमओ बनाया गया, और बीसी रमौला को वापस गांधी शताब्दी अस्पताल भेज दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बीसी रमौला को प्रमुख परामर्शदाता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो पिछले दिनों आपको बता दें कि विवाद हुआ था, और इस विवाद से जोड़कर ही इनके तबादले को देखा जा रहा है, क्योंकि फिजिशियन NS बिस्ट से रमौला का विवाद हो गया था, और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि तबादला भी इसी वजह से हुआ है, विवाद के चलते। और अब अनूप कुमार डिमरी को सीएमओ देहरादून बना दिया गया है। चले बढ़ेंगे आगे। बीजेपी विधायक प्रणव चैंपियन के खिलाफ हल्ला बोल लगातार जारी हो। आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लगातार और जोरदार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की वापसी का विरोध आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है, और अब दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो कि पहले उत्तराखंड के अंदर भी लगातार इस विषय को लेकर के प्रदर्शन करती रही, तमाम जगहों पर उत्तराखंड के अंदर प्रदर्शन हुआ, और अब दिल्ली में बीजेपी कार्यालय के बाहर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर के अपना विरोध आम आदमी पार्टी जता रही है। पार्टी में उनको क्यों वापस लिया गया है, इसको उत्तराखंड वासियों का अपमान बताते हुए लगातार विरोध आम आदमी पार्टी का चल रहा है।
बढ़ेंगे आगे। देहरादून से खबर है जहां पे जेईई और नीट की परीक्षा का भी विरोध हो रहा है और परीक्षा निरस्त करवाने की मांग को लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कोलागढ़ रोड स्थित सीबीएसई कार्यालय में धरना प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर के इस वक्त पूरे देश के अंदर इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन और कांग्रेस पार्टी भी इसको लेकर के अब विरोध करती हुई नजर आ रही है। देहरादून में जेईई और नीट की परीक्षा का विरोध लगातार हो रहा है और परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यह विरोध जताया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कोलागढ़ रोड स्थित सीबीएसई कार्यालय में धरना प्रदर्शन हुआ है, नारेबाजी की गई है। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है, पुतला फूंका गया है और साथ ही साथ जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर के सवाल भी उठाए गए हैं कि कोरोना के संक्रमण काल के बीच में इस परीक्षा के आयोजन का औचित्य क्या है। ये कहते हुए जो विरोध है वो लगातार जताया जा रहा है। साथ ही साथ छात्रों की सुरक्षा का सवाल उठाते हुए विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है और कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर के देहरादून के अंदर विरोध कर रही है। परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर के कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यह विरोध आज देहरादून में देखने को मिला है। बड़ी जानकारी, कोलागढ़ रोड स्थित सीबीएसई कार्यालय में धरना कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया है और प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सुभाष गौड़ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सुभाष, जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर के विरोध हुआ, आज कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जेईई नीट की परीक्षा को रद्द करने के चलते ये विरोध कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज सीबीएसई ऑफिस के बाहर किया गया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोविड-19 के चलते जिस तरीके से केंद्र सरकार परीक्षा कराने जा रही है तो इसका विरोध यहाँ कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस का कहना है कि कोविड-19 के समय में जब लोगों को घर से बाहर नहीं जाने की अपील सरकार करती है, सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील सरकार करती है, ऐसे में इस तरीके की परीक्षा कराना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सभी राज्यों में कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती है और छात्र वही भारत का भविष्य और ऐसे में उनकी जान को खतरे में लाना है कहीं ना कहीं सरकार का गलत फैसला है। उनकी मांग है कि इन जो एग्ज़ाम है इनको स्थगित कर दिया जाए और आगे जब कोविड की स्थितियां सुधर जाएंगी उसके बाद ये एग्ज़ाम कराए जाए। चलिए, शुक्रिया सुभाष इस बातचीत और जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी हरिद्वार से मिल रही है। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी जानकारी है, अखाड़ा परिषद की सीएम के साथ होने वाली बैठक फिलहाल स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम के सेल्फ क्वारंटीन होने के चलते यह बैठक स्थगित की गई है। तो अखाड़ा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होनी थी और हरिद्वार में शनिवार को अब अगली बैठक होगी, ये जानकारी भी इसके साथ सामने आई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने इसकी पुष्टि की है। सीएम ने चूंकि खुद को सेल्फ क्वारंटीन किया है, इस वजह से इस बैठक को स्थगित किया गया है और अब ये शनिवार को होगी। जो जानकारी फिलहाल मिली है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की तरफ से, उन्होंने भी पुष्टि की है कि हाँ, ये बैठक फिलहाल स्थगित की गई है क्योंकि सीएम ने अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन किया हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार में शनिवार को अब अगली बैठक होगी, ये भी जानकारी सामने आई है। अखाड़ा परिषद की जो महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री के साथ होनी थी वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है सीएम के सेल्फ क्वारंटीन होने के चलते। बड़ी जानकारी हरिद्वार से। तो हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के साथ महत्वपूर्ण बैठक होनी थी जहां पे अखाड़ा परिषद की तरफ से कुछ ऐसी बातें थी जिस पर चर्चा होनी थी, कुछ मांग अखाड़ा परिषद की तरफ से रखी जानी थी। साथ ही साथ कुंभ को लेकर के भी जो चर्चा है वो इस अखाड़ा परिषद की बैठक के दौरान होनी थी, लेकिन अब फिलहाल ये बैठक स्थगित की गई है। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने भी पुष्टि कर दी है, बैठक स्थगित हुई है, शनिवार को होगी, और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों की बैठक होनी थी और देहरादून में इस बैठक का आयोजन होना था, जिसे आज आइसोलेशन में है मुख्यमंत्री इस समय, जिसकी वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। और अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज, उसने इस बात की पुष्टि की है। साथ कल शनिवार को एक संभावित ये बैठक हो सकती है, कल की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी पक्का नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये बताया जा रहा है कि कल ये बैठक हो सकती है। और अभी 2 दिन पहले जो अखाड़ा परिषद की हरिद्वार में बैठक हुई थी उसमें कई प्रस्ताव पास किए हैं अखाड़ा परिषद द्वारा, तो उन सभी पे एक मुख्यमंत्री के साथ चर्चा भी होनी है कि आगामी कुंभ मेले को लेके चर्चा की जानी है। उसमें कई प्रस्ताव जो है उसमें सहमति वहां पर सरकार से भी मोहर लगवाई जानी है। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर ये आज बैठक रखी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आज ये बैठक
रद्द हो गई है। कल शनिवार को ये दोबारा से बैठक मुख्यमंत्री के साथ देहरादून में हो सकती है। चलिए धर्मेंद्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी है, आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों की जानकारी फिलहाल मिल रही है। देहरादून से खबर है, जहां पर 2 आईएएस और 2 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है और प्रमुख सचिव आनंद वर्धन से खनन विभाग छीना गया है। रमेश कुमार सुधांशु खनन विभाग की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। तो 2 आईएएस 2 पीसीएस का ट्रांसफर हुआ। प्रशांत कुमार आर्य पर्यटन विकास परिषद के निदेशक बनाए गए हैं। इसके अलावा कमलेश मेहता एसीईओ उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट, इसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी है, जहां पर 2 आईएएस और 2 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। तबादलों की जानकारी है, प्रमुख सचिव आनंद वर्धन से खनन विभाग को ले लिया गया है और रमेश कुमार सुधांशु अब खनन विभाग की जिम्मेदारी को संभालेंगे। ये जिम्मेदारी रमेश कुमार को दी गई है, बड़ी जानकारी है। प्रशांत कुमार आर्य पर्यटन विकास परिषद के निदेशक बनाए गए हैं। कमलेश मेहता एसीईओ उत्तराखंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। देहरादून से 2 आईएएस और 2 पीसीएस के ट्रांसफर की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन से खनन विभाग को ले लिया गया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर है, बड़ी जानकारी और बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रशांत कुमार आर्य पर्यटन विकास परिषद के निदेशक बनाए गए हैं। तो बड़े तबादले हुए हैं, 2 बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि 2 आईएएस और 2 पीसीएस कुल मिलाकर के 4 बड़े अधिकारियों के तबादलों की जानकारी है। और देहरादून से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 आईएएस और 2 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि प्रमुख सचिव आनंद वर्धन से खनन विभाग की जिम्मेदारी को ले लिया गया है और रमेश कुमार सुधांशु को खनन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रतन नेगी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रतन, 2 आईएएस 2 पीसीएस अधिकारियों के तबादले की जानकारी है। देखिए, निश्चित तौर से आज शासन ने बड़ा फैसला यहाँ पर लिया। उत्तराखंड शासन से आज की इस वक्त की बड़ी खबर है, 2 आईएएस और 2 पीसीएस अधिकारियों को यहाँ के विभागों में फेरबदल किया गया। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन से खनन विभाग हटाया गया। महत्वपूर्ण बड़ी खबर है कि आनंद वर्धन सचिव से खनन विभाग यहाँ पर हटाया गया। इसकी जगह आईएएस रमेश कुमार सुधांशु को खनन विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ एक पीसीएस प्रशांत कुमार आर्य की बात की जाए तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के निदेशक की जिम्मेदारी दी गई। वहीं पीसीएस कमलेश मेहता को एसीओ उत्तराखंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड के शासन से आज की बड़ी खबर है। यहाँ पर चर्चा की बात की जाए, सचिवालय में यही चर्चा इस वक्त लगातार चल रही है कि प्रमुख सचिव आनंद वर्धन से खनन का महत्वपूर्ण विभाग हटा दिया गया है। लेकिन रतन, ये बताएं कि आखिर ये जो उनसे विभाग लिया गया, इसके पीछे की वजह क्या है, थोड़ा इसको भी स्पष्ट करें। देखिए, इस वक्त क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि ओम प्रकाश राज्य के मुख्य सचिव हैं। अभी हाल ही में उनकी तैनाती यहाँ पर हुई, लिहाजा वो उस टीम की यहाँ पर तैयारी करने पे लगे हुए, जो केंद्र सरकार से लेकर उत्तराखंड सरकार तक की जो तमाम योजनाएं, महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जो महत्वपूर्ण घोषणा है, या इसके साथ ही बात की जाए केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं यहाँ पर चल रही है, तो यहाँ पर समन्वय बिठाने की कोशिश की जा रही है कि किस अधिकारी को क्या दायित्व यहाँ पर दिया जा सकता है, कौन बेहतर काम कर सकता है और कौन किस काम में हिले हवाली कह सकते हैं वो करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी को लेते हुए लगातार जो शासन में पिछले दिनों कई तबादले यहाँ पर हुए, विभागों में तबादले हुए उनके, और अभी भी ये हुए। आने वाले दिनों में कुछ और तबादले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब वक्त कम है, काम अधिकारियों को लगातार करना होगा। उसके बाद की सरकार को मार्च में 18 मार्च तक 4 साल पूरे हो जाएंगे। 6 महीने की अगर हम बात करें तो सिर्फ ही सरकार बैटिंग कर पाएगी, उसके बाद चुनाव के मैदान में कूद जाएगी। लिहाजा वादे बड़े किए हैं, दावे बड़े किए हैं। प्रेसिडेंट मोहम्मद की सरकार उत्तराखंड की जनता ने दिया है भाजपा को, अब काम करके दिखाना है, समय कम है। लिहाजा सरकार का भी दबाव है कि जो काम कर रहा है उनको काम दीजिए, जो नहीं कर रहा है उनके विभाग में फेरबदल कर दीजिए। तो इस तरह की चीजें लगातार निकल कर आ रही है। खासकर जो अधिकारियों के बीच में समन्वय है, अगर समन्वय कहीं बनता हुआ नजर नहीं आता तो ये सारी तस्वीरें साफ निकल कर आती रहती है, तबादले होते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रतन फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। उधर हरिद्वार में महानगर कांग्रेस कमेटी ने चंद्राचार्य चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और प्रदर्शनकारी जेईई और नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपको बता दें कि इन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है। हरिद्वार में भी सीकड़ी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करके इन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है और इस मौके पर महानगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने यह भी कहा है कि इस समय कोरोना देश और पूरे विश्व में महामारी के रूप में लोगों की जान ले रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार युवाओं की परीक्षा के नाम पर इस महामारी में उनको धकेलने का काम कर रही है।
ये आज पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना महामारी के रूप में, बड़ी महामारी के रूप में पहुंच चुकी है। और ऐसे में युवाओं को इस गर्त में धकेलना, महामारी में धकेलना, ये जो केंद्र सरकार ने तुगलकी आदेश किए हैं, इसके विरोध में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आदेश पर आज पूरे प्रदेश के अंदर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके खिलाफ युवा देश का भविष्य है। ऐसे समय पर जब कोरोना महामारी का दौर है, ऐसे समय में परीक्षाएं करवाना छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ है। आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी देश का छात्र, उसका युवा देश का भविष्य होता है। हम देश के भविष्य के साथ क्या मजाक कर रहे हैं ऐसे समय परीक्षाएं करा के। और हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो IITs के हैं और IIMs के हैं, उन्होंने बहुत सारे और रास्ते बताए हैं कि जिन रास्तों पर चलकर बिना परीक्षाएं करा करके छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जा सकता है। परंतु ये संवेदनहीन सरकार इसके कान में जू नहीं रेंग रही है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है। I need a clean घर. Hygiene is important, हाँ? और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी, कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे pH नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इकाइयां और करोड़ों कामगार आज आत्मनिर्भर होने की राह पर हैं। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम लागू कर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। श्रमिकों का स्किल मैपिंग कर अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को सूक्ष्म, लघु एवं बृहत औद्योगिक इकाइयों में रोजगार की व्यवस्था की जा चुकी है। जब से मेरा रोजगार यहाँ कंपनी में खुला है, तब से मुझे